Hello everyone, today's topic is Introduction to Euclid Geometry for class 9. I am Chandrakanta, TGT Mathematics from KVJRC बरेली। बच्चों, ये आपका जो Euclid Geometry है ये बहुत पुरानी ज्योमेट्री के बारे में जो Euclid सर थे उनकी है। और who is Euclid? Euclid was a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt और इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। बच्चों, he introduced the method of proving mathematical results by using deductive logical reasoning and the previously proved result. उन्होंने लॉजिकल वे में अपने जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स थे उनको प्रूफ किया है। ओके, ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक और उन्होंने इसके लिए अपनी एक बुक बनाई थी जिसका नाम था एलिमेंट्स। एंड दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स। जैसे आपके बुक्स में चैप्टर्स होते हैं वैसे इस बुक में 13 चैप्टर्स थे। एंड द चैप्टर इज कॉल्ड अ बुक और एक चैप्टर अपने आप में एक बुक के बराबर। Definition of Euclid geometry. Euclid thought that the geometry is an abstract model of the world which we can see around us, like this notation of line, plane, surface, etc. He had given these notation in the form of definition. उस समय हमें line, प्लेन, सरफेस, इन सब की डेफिनेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था। जो सबसे पहले जिन्होंने डिफाइन किया वो कौन थे? यूक्लिड थे। नाउ डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? एनीथिंग विच हैज़ नो कंपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉइंट, यानी जिसका कोई पार्ट ना हो उसे हम कहते हैं पॉइंट या डॉट। अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड लाइन। लाइन क्या है? एक ऐसी लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है। द एंड पॉइंट ऑफ एनी लाइन आर कॉल्ड द पॉइंट्स विच मेक इट लाइन सेगमेंट। जो एंड पॉइंट है लाइन के उसे हम इन्होंने कहा पॉइंट। ओके, और उसका नाम दिया लाइन सेगमेंट। इफ अ लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। और अगर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी लाइन है और उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो उसका नाम दिया स्ट्रेट लाइन। एनी ऑब्जेक्ट्स which has length and breadth only is called surface. surface जैसे आपका ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, आपकी कॉपी या बुक का सरफेस है, तो क्या हुआ? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हो तो उसका नाम दिया सरफेस। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जितनी भी एजेस होंगी सरफेस की वो क्या होंगी? लाइन। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच हैज़ इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। तो जो प्लेन सरफेस है वो कई सारी लाइंस से मिलकर बना हुआ है। नाउ आपके जो कोर्स में है उसमें इक्विलेट एक्सियम एंड इक्विलेट पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहले हम इक्विलेट एक्सियम्स लेंगे। पहला इक्विलेट एक्सियम है, इफ द टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें एक चीज़ के बराबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ P इक्वल टू Q एंड S इज आल्सो इक्वल टू Q देन P इक्वल टू S। इज इट क्लियर? अब तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा क्योंकि अब आप ये सब यूज़ करते हैं। तो अगर दो चीज़ें एक ही कॉमन चीज़ के इक्वल है तो वो दो चीज़ें आपस में भी इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए, इफ़ P एंड Q आर इक्वल एंड S एंड Q आर आल्सो इक्वल देन P एंड S आर इक्वल। Now the second axiom is, if equals are added to equals, the whole are equal. जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, if P इक्वल टू Q है एंड if we add S to both sides, यानी दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने S ऐड कर दिया है तो रिजल्ट क्या आएगा? P प्लस S इज इक्वल टू Q प्लस S. Next, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. जैसे अभी हमने S दोनों साइड ऐड किया था P इक्वल टू Q के, अगर हम S माइनस कर दें देन द रिजल्ट विल बी P माइनस S इक्वल टू Q माइनस S. तो इट मीन्स ये तीन जो इक्विलेट एक्सियम्स थे, इसके आगे नंबर 4 भी है बच्चों, दैट इज थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो फिगर लें,
if they fit into each other completely, then these must be equal to one another. ओके अगर दो फिगर एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फिट आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे एक दूसरे के इक्वल होंगे. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. देखिए फिगर में देखिए एक सर्किल होल है. अब मैंने इसके 4 पार्ट्स किए हैं और ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं. तो यहाँ पर जो एक पार्ट है दैट इज लेस देन द सर्किल. इट मीन्स द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. Now the sixth equivalent axiom is things which are double of the same thing are equal to one another. अब इसको इस फिगर से समझ सकते हैं बच्चों. हमने यहाँ पर सर्किल को डिवाइड किया है 2 सेमी सर्कल्स में so that the 2 सेमी सर्कल्स are equal to each other. ओके थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू. जैसे हाफ सेमी सर्किल है ये किसका ट्वाइस है, ये सर्किल का ट्वाइस है. दूसरा सेमी सर्किल है वो भी सर्किल का ट्वाइस है. तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल. थिंग्स विच आर, सेवेंथ एक्सियम है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो ये बिल्कुल इसी से समझ लीजिए. अगर वन सेमी सर्किल हाफ है किसका, सेमी सर्किल, सर्किल का हाफ ही कहलाता है. तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल हैं तो ये सर्किल के हाफ के भी इक्वल होंगे. थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. यानी एक सेमी सर्किल पूरे सर्किल का हाफ है, दूसरा सेमी सर्किल भी सेम सर्किल का हाफ है. तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों सेमी सर्किल्स आपस में इक्वल है. Now postulates, equivalent postulate, important 5 postulates हैं इनके. The assumptions which are very specific in geometry are called postulate. तो सबसे पहले what is postulate? तो जो हमने assumptions किए हैं which are very specific in geometry उन्होंने नाम दिया postulates. तो there are only 5 postulates by equivalent. Number 1, a straight line may be drawn from any one point to any other point. अब ये फिगर आप ध्यान से देखिए, हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट A to B को ज्वाइन किया है. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पर देखिए, लेकिन A और B इन पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी, लेकिन A से B तक एक स्ट्रेट ड्रॉ. Now the second postulate is a terminated line can be produced indefinitely. फिगर में देखिए एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स A एंड B और इसे हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनिटली, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं. ओके तो इट मीन्स अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Now the third postulate, a circle can be drawn with any center and any radius. तो उस समय बच्चों इतना सेंटर वगैरह इस तरह के नाम नहीं थे, ये सब कुछ इक्विलेट ने दिया. दिस शोज, फिगर को देखिए, दिस फिगर शोज वी कैन ड्रॉ अ सर्किल विद एनी लाइन सेगमेंट बाय टेकिंग वन ऑफ इट्स पॉइंट एज अ सेंटर. जैसे हमने हम एक लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करी है A to B, तो हम A को भी सेंटर ले सकते हैं और B को भी सेंटर लेकर हम इस लाइन सेगमेंट को रेडियस मानकर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. तो हो गया अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पोस्टुलेट इज 4, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. यानी जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सब बराबर हैं, क्योंकि सबका मेजरमेंट, अब आप जानते हैं कि सबका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री. तो एज वी नो दैट अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अब हम वर्ड कॉन्ग्रेंट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इफ एनी एंगल इज नॉट 90 डिग्री देन इट इज़ नॉट अ राइट एंगल. इज इट क्लियर? अगर कोई एंगल 90 डिग्री की मेजर के इक्वल नहीं है तो हम उसे राइट एंगल नहीं कह सकते. तो आप इस फिगर में देखें, जितने भी राइट एंगल्स हैं दे आर इक्वल टू वन अनदर. इट मीन्स एंगल DCA, DCB, एंगल HCHGE एंड एंगल HGF all are equal to 90 degree. Very important postulate is postulate number 5. बहुत ध्यान से इसे समझिएगा. इफ देयर
is a line segment which passes through the two straight lines while forming two interior angles on the same side whose sum is less than 180 degree, then these two lines will definitely meet with each other if extended on the side where the sum of the interior angle is less than 1. Two right angles means 180 degree. क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें क्या है, अगर एक लाइन सेगमेंट को ऐसे हम ड्रॉ करें कि वो दो लाइंस को कट करते हुए निकले, इज इट क्लियर? इफ देयर इज द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन से होकर पास हो, तो वो जो लाइन है, अब तो हम उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, पहले केवल लाइन का वर्ड यूज़ किया था, स्ट्रेट लाइंस और लाइंस वर्ड यूज़ करते थे बच्चों। तो वो देखिए अंदर की डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल्स बनाती है, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा से मैंने रिप्रेजेंट किया है अंदर, जो अगर इन टू इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तो इन जो दो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी गिवन है जिस पर हमने वो लाइन को ड्रॉ किया था, ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ किया था, वो अगर हम उस डायरेक्शन में बढ़ाएं जिस डायरेक्शन में ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, देखिए हमने बढ़ाया, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डैश डैश करके उससे मीट करा है जेड पॉइंट पर, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर मीट करेंगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर से मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस हैं जिसके ऊपर हमने एक लाइन इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कट करते हुए ड्रॉ करी है, और ये स्ट्रेट लाइन जो आपने कट करते हुए ड्रॉ करी है, यानी इसे आप ट्रांसवर्सल लाइन भी कह सकते हैं। ये जो बाकी दो लाइंस बनी हुई हैं ऑलरेडी स्ट्रेट लाइंस, अगर उसमें इंटीरियर एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा ऑन द सेम साइड बना रही हैं, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन जिस डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है, उस डायरेक्शन में अगर हम इन्हें आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, यानी एक दूसरे को मीट करेंगे ना। पोस्टुलेट का 5 का ही, अगर जो अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने ड्रॉ किया था, अल्फ़ा एंड बीटा इज लेस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन 180, तो मीट करेंगे, यानी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। अगर आज की लैंग्वेज में, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में हम बोलें, ज्योमेट्री की लैंग्वेज में, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। बट अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 हो जाए, देन दीज टू लाइंस विल पैरेलल टू ईच अदर, दे विल नेवर मीट टू ईच अदर। यानी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 180 है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ओके, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होने चाहिए इंटीरियर एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 180 के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स द टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ये जो दोनों लाइंस होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। नाउ इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द इक्विवेलेंट 5th पोस्टुलेट, इसे प्लेफेयर्स एक्सियम भी कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके 1 मार्क्स में से लिखने को भी दिया जाता है। दिस एक्सियम सेज दैट इफ यू हैव अ लाइन L एंड अ पॉइंट P विच डजंट लाई ऑन द लाइन L, हमने एक लाइन L ली है बच्चों, देखिए शो कर रहे हैं फिगर में, और एक पॉइंट P आउटसाइड द लाइन लिया है, ओके, ऑन द लाइन P नहीं लेना है, हमें आउटसाइड द लाइन P लेना है। Then there could be only one line passing through the point P which will be parallel to line L. तो P से पास होने वाली केवल एक ही लाइन होगी, यहाँ पर हमने उसे M से रिप्रेजेंट किया है, जो कि L के पैरेलल होगी। P से तो बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन केवल एक लाइन ऐसी होगी जो कि L के पैरेलल होगी।
नो अदर लाइन कुड बी पैरेलल टू द लाइन L एंड पासेस थ्रू द पॉइंट P। तो M के अलावा कोई भी लाइन ऐसी आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पर उस लाइन का नाम M दिया है, M इज पैरेलल टू L। तो ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन L। थैंक यू सो मच। सॉरी।